मार्केट मेकर्स है क्या और उसकी ज़रूरत क्यों है, किस लिए हमें मार्केट मेकर्स की ज़रूरत है। देखिए, जो स्टॉक मार्केट है यानी जिसे हम शेयर मार्केट भी कहते हैं, उसमें वास्तव में दो तरह के स्टॉक्स होते हैं, दो तरह के शेयर्स होते हैं। एक होते हैं लिक्विड शेयर्स, एक होते हैं इलिक्विड शेयर्स। अब इनको भी अच्छी तरीके से समझें कि वास्तव में लिक्विड शेयर्स क्या हैं और वास्तव में इलिक्विड शेयर्स क्या हैं। लिक्विड शेयर्स देखिए वो शेयर्स होते हैं जिनमें बहुत ज़्यादा ट्रेड होते हैं, यानी कि जिनके बाय और सेल बहुत ज़्यादा होते हैं, एक दिन में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी बाय होती है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी सेल होती है, उन्हें हम लिक्विड स्टॉक्स कहते हैं। यानी कि ऐसे स्टॉक्स में बाय और सेल करते वक्त हमें दिक्कत नहीं आती, यानी कि बायर को सेलर बड़े आसानी से मिल जाता है, इसी तरीके से सेलर को जो है बायर बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसलिए इन्हें लिक्विड स्टॉक्स भी कहते हैं या ब्लू चिप कंपनी भी कहते हैं, यानी कि जिनके शेयर्स खरीदने के लिए और जिनके शेयर्स बेचने के लिए हर वक्त कोई ना कोई हमें ट्रेडर आसानी से मिल जाता है। दूसरी ओर होते हैं इलिक्विड शेयर्स। इलिक्विड शेयर्स वो होते हैं जिन्हें खासकर मीडियम साइज कंपनी या स्मॉल साइज कंपनी होती है, यानी कि जिनके लिए बायर्स और सेलर्स आसानी से अवेलेबल नहीं होती। वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि अगर बायर जो है वो शेयर्स बाय करना चाहता है तो उसे सेलर नहीं मिलता, इसी तरीके से सेलर उस शेयर्स को बेच के अपने पैसे को बाहर लेना चाहता है तो उसे बायर नहीं मिलता। तो एक तरीके से बायर को सेलर की ज़रूरत होती है, सेलर को बायर की ज़रूरत होती है, और ना सेलर को बायर मिलता है ना बायर को सेलर मिलता है। तो एक बहुत बड़ी दिक्कत सी, परेशानी सी, एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जाती है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसके लिए कुछ रूल्स बनाए हैं सेबी ने, जिसके लिए जो है मार्केट मेकर्स की हमें ज़रूरत होती है। वास्तव में मार्केट मेकर ही इस इलिक्विडिटी को कन्वर्ट जो है चेंज करता है लिक्विडिटी प्रोवाइड करके। ये यूँ कहें कि मार्केट मेकर का मेन काम ही जो है वो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना। तो क्या है मार्केट मेकर? स्टार्ट करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए, मार्केट मेकर वो व्यक्ति है जो कुछ चुनिंदा, कुछ सेलेक्टेड सिक्योरिटीज़ के एक्सपर्ट के रूप में वो काम करते हैं, उनके रूप में वो जाने जाते हैं। वो एक ही समय में जो है वो बिड और ऑफर दोनों ही का काम करते हैं। अब ये बिड क्या है और ऑफर क्या है, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। एक होती है बिड प्राइस और एक होती है ऑफर प्राइस। देखिए, बिड प्राइस का मतलब उस क्वेटेड प्राइस से है जिस पर वे सेलर से सिक्योरिटी बाय करने के लिए रेडी है। यानी कि मार्केट मेकर कहता है मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे जो है सिक्योरिटी बाय करने के लिए रेडी हूं अगर आप बेचना चाहते हैं। और दूसरी ओर ऑफर प्राइस वह क्वेटेड प्राइस है जिस पर वे जो बायर्स को सिक्योरिटी सेल करने के लिए रेडी रहते हैं। यानी कि वो सिक्योरिटी बाय करने के लिए भी रेडी हैं और सिक्योरिटी सेल करने के लिए भी रेडी हैं। यहाँ ध्यान रखना जरूरी है कि जनरली जो बिड प्राइस होती है वो ऑफर प्राइस से कम होती है। यानी कि वो जो खरीदने के लिए तो कम रेट पे राजी हैं, लेकिन बेचने के लिए थोड़ा हायर रेट पे राजी हैं। और इसका जो इसी रेंज को कहते हैं स्प्रेड। क्या कहते हैं? स्प्रेड। मार्केट मेकर्स जो होता है वो इन चीज़ों को मैनेज करता है, यानी कि एक स्प्रेड जो है वो क्रिएट करता है। मार्केट मेकर्स द्वारा क्रिएट की गई प्राइस, उसके लिए एक कमिटमेंट है, यानी कि ये कमिटमेंट इस तरीके से है कि वो इस प्राइस पे या तो बाय करेगा या इस प्राइस पे वो सेल करेगा। एक मार्केट मेकर्स को जो है स्टॉक एक्सचेंज की जितने भी बायलाज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, उनको फॉलो करना होता है। और उसे मार्जिन भी रिक्वायरमेंट्स जो है उससे एग्जेम्पशन दी गई है, इनकी उसे किसी तरीके का अपने जो है स्टॉक एक्सचेंज के पास अपना मार्जिन मेंटेन नहीं करना पड़ता, यानी कि कुछ अमाउंट जो है एज ए मार्जिन के तौर पर डिपॉजिट नहीं करना पड़ता। तो मेन जो मार्केट मेकर्स का काम है वो है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, यानी कि ऐसे इलिक्विड स्टॉक्स जिनके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग नहीं होती, यानी कि जहां बायर्स को बड़ी दिक्कत आती है। क्योंकि वास्तव में हम इसको एक एग्जांपल से समझे, होता क्या है कि कई बार जैसे कोई छोटी कंपनी है, वो छोटी कंपनी का जो शेयर है बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है, तो बहुत सारे जो हैं रिटेल इन्वेस्टर, एक स्मॉल इन्वेस्टर भी कह सकते हैं आप, यानी कि आम पब्लिक, आप और मेरे जैसे, वो उन शेयर्स के अंदर घुस जाते हैं, यानी उन शेयर्स को बाय कर लेते हैं। लेकिन जब वो शेयर से निकलना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने 50 रुपये के प्राइस पे शेयर खरीदा और बाद में वो शेयर का प्राइस 100 रुपये हो गया या 120 रुपये हो गया, अब उन्हें लगता है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए और उस शेयर से निकल जाना चाहिए। लेकिन जब वो निकलने लगते हैं तो उन्हें आसानी से जो है बायर नहीं मिलता, यानी कि वो तो बेचना चाहते हैं लेकिन बायर आसानी से नहीं मिल रहा। तो ऐसे में क्या होता है कि वो अपने आप को एक तरीके से ब्लॉक समझ, उनकी जो मनी होती है वो ब्लॉक हो जाती है और वो अपने आप को एक ठगा महसूस करते हैं कि हमने शेयर्स भी बाय किए, हमें प्रॉफिट भी हो रहा है, लेकिन हम इस प्रॉफिट को बुक नहीं कर सकते क्योंकि कोई खरीदार जो है आसानी से नहीं मिल रहा, क्योंकि वो तो बेचना चाहते हैं लेकिन कोई बायर भी तो होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या आती है छोटी कंपनियों के लिए। इसी के लिए जो है मार्केट मेकर्स की जरूरत पड़ती है। अब ये जो मार्केट मेकर्स है, क्योंकि ये रिस्क ले रहे हैं सिक्योरिटी बाय करने का, सेल करने का, क्योंकि रिस्क तो है उनके साथ, इनको फ़ायदा कैसे होगा ये हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। गेट रिवार्डेड।
कि किस तरीके से वो अर्न करेंगे, किस तरीके से उनको प्रॉफिट मिलेगा। देखिए मार्केट मेकर जो है वो दो तरीके से प्रॉफिट अर्न करता है। एक वो बिड और ऑफर प्राइस जो क्रिएट करता है उसकी स्प्रेड से। जैसा मैंने अभी एग्जांपल दिया कि स्प्रेड जो होती है एक बिड और ऑफर का एक बीच का एक गैप होता है। अब मान लीजिए वो किसी एक पर्टिकुलर कंपनी, जस्ट लाइक कोई भी एक कंपनी ले लीजिए, जो छोटी कंपनी हो, जैसे मान लीजिए वो कोई भी कंपनी, आप कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे एलेम्बिक लिमिटेड लीजिए। वो एलेम्बिक लिमिटेड का जो शेयर्स है वो 88 रुपये पे तो बाय करने के लिए रेडी है और 90 रुपये पे सेल करने के लिए रेडी है। अब इसमें क्या हो गया, ये स्प्रेड हो गई 88 टू 90 के बीच में, यानी कि वो 90 तो है ऑफर प्राइस जिस पे वो बेचने को राजी है और 88 है बिड प्राइस जिस पर वो खरीदने को राजी है। अब होगा क्या, मान लीजिए एक बायर आता है, वो कहता है कि मुझे तो 90 पे मैं लेने को राजी हूँ 1000 क्वांटिटी। इधर से एक सेलर आता है, वो कहता है ठीक है मैं 1000 क्वांटिटी बेचने को राजी हूँ। अब उसने किया क्या, मार्केट मेकर्स ने 88 रुपये पे तो बाय किए 1000, यानी कि उसको 88,000 रुपये की कॉस्ट आई, और उसने सेल कर दिए कितने पे, 90 पे। उसने 90,000 रुपये पे सेल कर दिए, तो बीच का जो डिफरेंस है 2000 रुपीज़ वो उसने प्रॉफिट अर्न किया। तो एक तो उनको प्रॉफिट अर्न मिलता है स्प्रेड के थ्रू, यानी कि बिड और ऑफर्स के डिफरेंस के बीच के थ्रू, और दूसरा जो उनको प्रॉफिट अर्न होता है वो होता है अपनी पोजीशन क्रिएट करके, यानी कि जो मार्केट में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी में पोजीशन क्रिएट करते हैं, उससे उनको प्रॉफिट होता है। अब ये पोजीशन क्रिएट करना क्या है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट मेकर्स को लगता है कि फ्यूचर में जो है एलेम्बिक लिमिटेड के शेयर जो है वो बहुत तेज़ी से दौड़ेंगे, तो मार्केट मेकर्स क्या करता है, करंट प्राइस पे जो है उनकी क्वांटिटी जो है अपने पास स्टॉक कर लेता है, यानी कि अपनी पोजीशन बना लेता है बाय की। आज वो जो है 88 रुपये या 90 रुपये पे जो है धमाधम शेयर्स बाय कर रहा है, लेकिन उसको लगता है कि आने वाले टाइम में उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिलने वाला है, उसका जो प्रॉफिट है वो बहुत तेज़ी से बढ़ने वाला है। तो उस केस में क्या है कि जब वो शेयर के प्राइस 105 या 110 रुपये होंगे तब वो ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटी सेल करेगा और उसको एक फ़ायदा होगा क्योंकि उसने कम प्राइस पर बाय किए हैं और ज़्यादा प्राइस पर वो सेल कर रहा है। इसी तरीके से वाइस वर्सा पोजीशन भी बनाई जा सकती है, अपोजिट पोजीशन भी बनाई जा सकती है। अपोजिट पोजीशन कैसे बनाई जा सकती है कि वहाँ पर उसे लगता है कि नहीं जी फ्यूचर में जो है जो शेयर्स हैं वो नीचे गिरेंगे, यानी कि उनके प्राइस है वो नीचे आएंगे। तो उस केस में जो है मार्केट मेकर्स क्या करता है, जो अपनी करंट पोजीशन है यानी कि उसके पास जो शेयर्स हैं वो धीरे धीरे सेल करना शुरू कर देता है। इवन जो उसके पास नहीं है उसके लिए भी शॉर्ट सेल करना शुरू कर देता है, जो कि उसे बाद में वो बाय कर लेगा जब प्राइसेस नीचे आ जाएंगे। अगर मान लीजिए उसने करंट प्राइस यानी कि 85 या 88 या 90 के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर बेचे, मान लीजिए 1 लाख शेयर्स बेचे, और बाद में जो है शेयर्स के दाम गिरकर 75 हो जाते हैं, वो उन्हें 75 पे खरीद लेगा और अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लेगा। अब उसने बेचे 90 या 85 और 90 के बीच में है और ख़रीदे जो हैं वो 75 के आसपास हैं, तो जो डिफरेंस है वो उसका वास्तव में प्रॉफिट है। तो एक तरीके से दो तरीके से प्रॉफिट कमाता है, एक तो स्प्रेड के थ्रू, एक वो पोजीशन क्रिएट करके। स्प्रेड के थ्रू जो है उसका एक नॉर्मल प्रॉफिट होता है, लेकिन जब वो पोजीशन क्रिएट करता है तो कई बार रिस्क भी होता है, क्योंकि जो उसने पोजीशन क्रिएट किया है मार्केट ने अगर वैसा ही एक तरीके से ट्रेंड नहीं दिखाया, मार्केट ने वैसा ही नहीं चली, तो उसको लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए वो बाई की पोजीशन बनाता है लेकिन मार्केट गिर जाती है और शेयर्स का दाम गिर जाता है तो उसे लॉस भी हो सकता है। और वैसे ही अगर वो सेल की पोजीशन बनाता है और मार्केट बढ़ जाती है और शेयर्स का दाम भी बढ़ जाता है तो भी उसे लॉस हो सकता है। लेकिन जो रिवार्ड यानी कि प्रॉफिट अर्न करने के उसके दो तरीके होते हैं, एक स्प्रेड के थ्रू और दूसरा पोजीशन के थ्रू। तीसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। तीसरा पॉइंट आता है बिड एंड ऑफर प्राइस स्प्रेड, जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर रहे थे। अब क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो ट्रांजैक्शंस होते हैं बड़े लार्ज क्वांटिटी में होते हैं, लाखों में मिलियंस बिलियंस ज़्यादा शेयर्स जो हैं वो डेली बेसिस पे खरीदे जाते हैं। क्योंकि ट्रांजैक्शन वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होते हैं इसलिए जो स्प्रेड की रेंज है वो काफ़ी नैरो होती है, कम होती है, यानी कि बिड और ऑफर प्राइस का जो अंतर है वो बहुत कम होता है। अब स्प्रेड प्राइस का डिफरेंस है वो किस पर, कई चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो स्प्रेड है वो कितना होगा, यानी कि बिड और ऑफर का जो अंतर है बिड और ऑफर प्राइस का वो कितना होगा, वो डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन की कॉस्ट क्या है और उसका जो रिस्क है उस पर डिपेंड करता है। वहीं जो है ट्रांजैक्शन की कॉस्ट और रिस्क किस पर डिपेंड करते हैं, ट्रांजैक्शन की जो कॉस्ट और रिस्क है वो ट्रांजैक्शन की जो साइज़ है या उनकी फ्रीक्वेंसी है उस पर डिपेंड करते हैं। अब कंपनी टू कंपनी भी डिफर करेगा। मान लीजिए कंपनी जो है वो बड़ी लार्ज स्केल की कंपनी है, बहुत अच्छी मानी नामी कंपनी है और उसके शेयर्स में लोग ज़्यादा बाय और सेल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर जो स्प्रेड है वो बहुत कम होगा। दूसरी ओर मीडियम साइज़ की कंपनी है
जिसके बारे में लोग कम जानते हैं, यानी कि उसको बाय और सेल करने के लिए बहुत कम लोग जो हैं वो एग्री हैं या इंटरेस्ट दिखाते हैं, उस केस में जो स्प्रेड है वो ज़्यादा होगा। और मान लीजिए स्मॉल कंपनी है तो उस केस में जो है स्प्रेड और भी ज़्यादा होगा। यानी कि स्प्रेड यानी का मतलब है गैप, जो प्राइस, ऑफर प्राइस और बिड प्राइस और ऑफर प्राइस का जो गैप है वो ज़्यादा होगा। तो ये कई चीज़ों पे डिपेंड करता है, जरूरी नहीं है कि जो एक कोई पैरामीटर तय कर दिया जाए कि ये गैप इतने परसेंट होगा, 5% होगा या 3% होगा। ये डिपेंड करता है स्टॉक्स टू स्टॉक्स पर। नंबर 4th पॉइंट डिस्कस करते हैं, दैट इज़ द कंपल्सरी। देखिए, ये जो मार्केट मेकिंग है क्या वो कंपलसरी है? वास्तव में मार्केट मेकिंग जो है वॉलंटरी है, इट्स नॉट कंपलसरी। फिर यहाँ पर कंपलसरी क्यों लिखा गया, कंपलसरी क्यों कहा गया? एक्चुअल में मैंने जैसा डिस्कस किया, मार्केट मेकिंग की वास्तव में जरूरत किसको है, यही हमने स्टार्टिंग की इंट्रोडक्शन में कहा। मार्केट मेकिंग की जो कंपल्शन है या ज़रूरत है वो खासकर इलिक्विड स्टॉक्स यानी कि स्मॉल कैप या मीडियम साइज जो कंपनी है उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, एज पर लिस्टिंग रिक्वायरमेंट्स, एक ऐसी कंपनी जिसकी पेड अप कैपिटल 3 करोड़ या इससे ज़्यादा है लेकिन 5 करोड़ से कम है, और साथ ही उसका जो कमर्शियल ऑपरेशन है यानी कि उसको काम करते जो टाइम हुआ है वो 2 साल से कम है, तो जब वो सिक्योरिटी इशू करने जाती है, यानी कि उसको सिक्योरिटी इशू करनी है, अपना आईपीओ लाना है, तो उसे जो है मार्केट मेकर अपॉइंट करना जरूरी है। यहाँ पर कंपल्सरी हो जाएगा। और मार्केट मेकर को जो है स्टॉक एक्सचेंज पर जो ट्रेडिंग शुरू होने के कम से कम जो है 18 मंथ्स तक टू वे क्वेट्स जो है वो अवेलेबल कराने पड़ेंगे। अब ये टू वे क्वेट्स क्या है, मतलब इनकी बिड प्राइस और ऑफर प्राइस, यानी कि बाय का प्राइस भी और सेल का प्राइस भी, और इनके जो बीच का अंतर जो है वो 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 10% होना चाहिए। एक मार्केट मेकर को जो है अपनी कंपनी के पास जो है पोस्ट इशू कैपिटल और अलॉटमेंट का कम से कम 5% स्टॉक रखना जरूरी है, क्योंकि अब वो देखिए एक तरफ से स्टॉक बाय कर रहा है तो एक तरफ से स्टॉक सेल कर रहा है। मान लीजिए वो स्टॉक सेल कर रहा है और दूसरा बंदा जो है एक आम आदमी है वो उससे स्टॉक बाय कर रहा है। अब क्योंकि मार्केट मेकर के पास मान लीजिए उस कंपनी के शेयर्स ही नहीं है तो सेल कैसे करेगा, इसलिए उसको कम से कम पहले 5% स्टॉक अपने पास मेंटेन रखना होगा, ताकि जब वो ऑफर प्राइस अवेलेबल कराए और लोग उसे बाय करना चाहें तो वो आसानी से उस शेयर की डिलीवरी कर सके। तो यानी कि उसको अपने पास 5% जो है कंपनी की जो पेड अप कैपिटल है, इनकी जो ऑन द अलॉटमेंट, जब अलॉटमेंट होता है उस दिन जो कंपनी की पेड अप कैपिटल है उसका 5% अपने पास स्टॉक रखना है, मेंटेन रखना है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है श्री जीपी गुप्ता कमेटी। देखिए, मार्केट मेकिंग को प्रमोट करने के लिए जो सेबी ने एक जीपी गुप्ता कमेटी बनाई थी। अब ये कमेटी क्या थी, उसकी क्या रिकमेंडेशंस थी, ये हम आने वाले इसी वीडियो लेक्चर में अगले टॉपिक में डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखिए, सेबी ने जो है मार्केट मेकिंग पर स्टडी के लिए श्री जीपी गुप्ता, जो कि आईडीबीआई के चेयरमैन थे, की अध्यक्षता में एक कमेटी की स्थापना की, जो दो ट्रेडिंग सिस्टम जो कि उस टाइम चल रहे थे, यानी कि ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम और क्विट ड्रिवन सिस्टम की मेरिट और डीमेरिट की स्टडी की जो है ऊपर बनाई थी, कि उनकी स्टडी करें कि उनकी क्या मेरिट और क्या डीमेरिट है, इनके उसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, इसके ऊपर वो कमेटी जो है अपनी रिपोर्ट पेश करे। और इस कमेटी ने जो है अक्टूबर 1999 में अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी। कमेटी ने भी इस तरीके से, जो हमने पहले डिस्कस किया, अपने एक सजेशन दिए। वो सजेशन यही थे कि शेयर्स को जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड करना चाहिए। एक तो कैटेगरी होनी चाहिए लिक्विड शेयर्स की, एक होनी चाहिए इलिक्विड शेयर्स की। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, लिक्विड शेयर्स वो शेयर्स होते हैं यानी कि जिनके वॉल्यूम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इनके बाय और सेल के ट्रेड बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि बायर को सेलर बड़े आसानी से मिल जाता है और सेलर को जो है बायर बड़ी आसानी से मिल जाता है। दूसरी ओर इलिक्विड स्टॉक होते हैं जहाँ पर बहुत कम क्वांटिटी में ट्रेड होता है, वॉल्यूम बहुत कम होते हैं, वहाँ पर बायर को सेलर ढूंढने में मुश्किल होता है और इसी तरीके से सेलर को बायर ढूंढने में मुश्किल होता है। तो कमेटी ने भी सुझाव दिया कि शेयर्स को 2 कैटेगरी में बना दिया जाए। एक तो वो जो कि लिक्विड है, जिनमें मार्केट जो मेकर्स की जो है वो ज़रूरत नहीं है, अगर हो भी तो वो वॉलंटरी है, चाहे तो कंपनी मार्केट मेकर्स को अपॉइंट कर सकती है। लेकिन दूसरी ओर जो इलिक्विड शेयर्स हैं वहाँ पर जो है मार्केट मेकिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करनी जानी चाहिए, ताकि जो इन्वेस्टर्स है उसका पैसा ब्लॉक ना हो। कमेटी ने जो है मार्केट मेकर के लिए लगातार 2 वे क्वेट्स अवेलेबल कराने पर जोर दिया, कि जो मार्केट मेकर है वो कंटिन्यू जो है 2 वे प्राइस या 2 वे क्वेट्स अवेलेबल कराए, यानी कि बिड और ऑफर दोनों।
और साथ ही उसके पास जो है शेयर्स का स्टॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर वो स्टॉक मेंटेन नहीं करेगा तो अगर मान लीजिए दूसरे बायर जो बाय करना चाहते हैं और उन्हें क्वांटिटी नहीं मिल रही तो वो कहाँ से लेंगे। तो इसलिए उसके पास स्टॉक होना चाहिए कि वो आसानी से जो बायर्स को डिलीवरी शेयर्स की कर सके। इसके अलावा भी कमेटी ने बहुत सारे और रिकमेंडेशन दिए जिनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। इन रिकमेंडेशंस में एक रिकमेंडेशन ये थी कि ऐसे शेयर जो कि बीएसई सेंसेक्स और एनएसई निफ्टी का हिस्सा हैं उनके लिए जो है मार्केट मेकिंग की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों आपने आज दो नए वर्ड सुने, एक तो सुना आपने बीएसई सेंसेक्स और दूसरा सुना एनएसई निफ्टी। वास्तव में ये दोनों हैं क्या, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, इसका एक इंडेक्स है, इसके इंडेक्स का नाम है सेंसेक्स। सेंसेक्स के अंदर जो है इसे सेंसेक्स 30 भी कहते हैं, क्योंकि सेंसेक्स के अंदर जो है 30 बड़ी कंपनियों का एक ग्रुप है, यानी कि 30 बड़ी कंपनियों को मिलाकर जो है वो सेंसेक्स बनता है। इसी तरीके से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि एनएसई का जो इंडेक्स है वो है निफ्टी, इसे निफ्टी 50 भी कहते हैं। निफ्टी 50 क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो है 50 बड़ी कंपनियों को मिलाकर जो है इंडेक्स को तैयार किया गया है, इसलिए इसे निफ्टी 50 कहते हैं। ये बड़े लिक्विड स्टॉक्स हैं, इनमें बहुत मिलियंस जो है डेली ट्रेड होते हैं। ना जाने जैसे इसमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे रिलायंस हो गई, टाटा स्टील हो गई, या फिर भारती एयरटेल हो गई, जो भी ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये सारी जो है निफ्टी में आती हैं। हीरो मोटर कॉर्प हो गई, बजाज ऑटो हो गई, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, महिंद्रा महिंद्रा हो गई, ये सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इन इंडेक्स पे लिस्टेड हैं। तो ऐसे शेयर्स में है क्योंकि इनके अंदर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हैं, तो वहाँ मार्केट मेकर की ज़रूरत नहीं है। इसी प्रकार जो ऐसे शेयर्स जिनके एवरेज नंबर ऑफ ट्रेड्स 50 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि दिन में 50 से ज़्यादा ट्रेड हो जाते हैं, या फिर जिनकी ट्रेड वैल्यू जो है वो 10 लाख से ज़्यादा है, या फिर ऐसी कंपनी जो ऑपरेशन में नहीं है और उसकी कैपिटल का जो 50% जो है वो इरोजन हो चुका है, यानी कि नष्ट हो चुकी है, बर्बाद हो चुकी है, ऐसी कंपनी को भी जो है मार्केट मेकिंग की जरूरत नहीं है। इन सब को छोड़कर बाकी सभी शेयर्स के लिए जो है मार्केट मेकिंग होना चाहिए, ऐसा सजेशन था श्री जीपी गुप्ता कमेटी का। इसके अलावा उन्होंने और क्या सजेशन दिए, उन्होंने एक सजेशन ये भी दिया कि मार्केट मेकिंग एक्टिविटी जो है वॉलंटरी होनी चाहिए, क्योंकि मैंने जैसा कहा कि वॉलंटरी से मतलब ये है कि केवल उन स्मॉल कंपनियों को छोड़कर बाकी कंपनी के लिए वॉलंटरी है कि वो अपनी चाहे तो अपनी लिक्विडिटी को बनाए रखने के लिए मार्केट मेकिंग को कराएं, जिससे कि आसानी से जो शेयर्स बाय और सेल हो सके और उनके जो शेयर्स हैं वो आसानी से सेकेंडरी मार्केट में डील हो सके। इसके अलावा उन्होंने एक ये रिकमेंडेशन भी दी कि रजिस्ट्रेशन के 5 दिन के अंदर मार्केट मेकर को जो है उन शेयर्स के लिए 2 वे क्विट्स देने चाहिए जिनके लिए उसने मार्केट मेकिंग का कमिटमेंट किया है। और ये क्विट जो है हर एक 30 मिनट्स के इंटरवल्स पर, इनकी हर 30 मिनट्स में अपडेट होने चाहिए, और कम से कम 5,000 रुपये या 1 मार्केट लोट होता है, यानी कि एक बंच ऑफ स्टॉक्स का, यानी कि इतने शेयर्स का तो कम से कम इकट्ठा ट्रेड होगा। यानी कि कई बार मार्केट लोट 50 शेयर्स का होता है, तो यानी कि कोई भी शेयर जो उस कंपनी के खरीदना चाहता है, बेचना चाहता है, तो वो 50 के मल्टीपल्स में होगा। मान लीजिए 50 के बाद वो 60 या 70 नहीं बेच सकता, 100, 150, 200 यानी 50 मल्ट, और कुछ का जो है 30 के मल्टीपल्स में होता है, कुछ का 20 के मल्टीपल्स में होता है, इसे कहते हैं मार्केट लॉट। हालांकि अगर लेटेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो आज जो है मार्केट लॉट जितने भी स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने एक शेयर्स का कर दिया। अब इसमें कोई ऐसा रिस्क नहीं है, आप एक शेयर बाय कर सकते हैं और एक शेयर आसानी से सेल कर सकते हैं। तो जो भी दोनों में अधिक हो उसको जो है मार्केट मेकर्स को अवेलेबल कराने चाहिए। एक और रिकमेंडेशन दी कि मार्केट मेकिंग ही जो है वो मार्केट मेकर का वास्तव में ऑब्लिगेशन है, यानी कि उसे जो है शेयर्स में 2 वे क्विट्स जो है लगातार अवेलेबल कराने हैं, वो भी कम 1% से कम प्राइस बैंड पर जो है अवेलेबल कराने हैं। इसके अलावा उनका ये सजेशन था कि स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर ब्रोकर्स हैं उनको मार्केट मेकिंग के रूप में कार्य करने के लिए परमिशन प्राप्त होगी, इनकी उनको अलग से कोई परमिशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा उनका सजेशन था कि मार्केट मेकर जो है वो केवल क्विट ड्रिवन सिस्टम पे कार्य करेगा, ना कि ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम पे। जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक होता है ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम, एक होता है क्विट ड्रिवन सिस्टम। तो वो जो है क्विट ड्रिवन सिस्टम पे काम करेगा, ना कि मार्केट ड्रिवन सिस्टम पर या ऑर्डर ड्रिवन सिस्टम पर। इसके अलावा उन्होंने एक और सजेशन दिया कि यदि एक मार्केट मेकर जो है वो लगातार 3 दिन तक
टू वे क्वेट्स जो है वो अवेलेबल कराने में फेल रहता है, इनकी क्वेट्स प्राइस नहीं करवा पाता, तो उस केस में जो उसका रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल माना जाएगा, इनकी वो उस काम को कंटिन्यू नहीं रख पाएगा और उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, वो आगे मार्केट मेकर्स के रूप में काम नहीं कर पाएगा। इसके अलावा उन्होंने सजेशन दिया कि एक स्टॉक एक्सचेंज के जो शेयर्स के मैक्सिमम, यानी कोई भी पर्टिकुलर शेयर्स है उसके जो मार्केट मेकर्स हो सकते हैं वो मैक्सिमम 5 हो सकते हैं, 5 से ज़्यादा नहीं हो सकते। इसके अलावा उन्होंने कमेटी ने सजेशन दिया कि कमेटी ने ये भी सजेशन दिया कि जो इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनको जो है अपनी जो ब्रोकिंग सब्सिडीज हैं उनको प्रमोट करना चाहिए मार्केट मेकिंग के कार्य के लिए, इनकी उनको इंकरेज करना चाहिए अपनी ब्रोकिंग सब्सिडीज को कि वो आगे आएँ और मार्केट मेकिंग का काम करें। इससे फ़ायदा क्या होगा, एक तो फ़ायदा ये होगा कि मार्केट मेकिंग को एक अलग से एड मिलेगी, एक अलग से फाइनेंस मिलेगा, और साथ ही मार्केट मेकिंग जो एक्टिविटी है उसको एक स्ट्रेंथ मिलेगी, यानी कि मार्केटिंग एक्टिविटी जो है मार्केट मेकिंग की वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और उससे जो है शेयर मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं होंगे, बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी नहीं होगी। इसके अलावा जो सजेशन दिया वो ये सजेशन दिया कि जो स्टॉक एक्सचेंज है वो अपने क्लियरिंग बैंकों से जो है जो क्लियरिंग बैंक हैं उनके मेंबर्स को कहेगा कि वो मार्केट मेकर्स के लिए जो है सफिशिएंट जो है वो लोन प्रोवाइड करे विद सेफगार्ड्स, और उसके लिए जो है एक स्पेशल सेल जो है वो अपने लिए अपॉइंट करें या ओपन करें, यानी कि स्टॉक एक्सचेंज जो है वो अपने क्लियरिंग बैंकों को कहेंगे कि वो एक स्पेशल सेल जो है ओपन करें। किसके लिए ओपन करें? स्पेशल सेल ओपन करें ताकि मार्केट मेकर को आसानी से लोन मिल जाए। इसके अलावा कमेटी ने यह भी सुझाव दिया कि आरबीआई को भी चाहिए कि वो बैंकों को मार्केट मेकर्स को लोन प्रोवाइड करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंकरेज करें, क्योंकि जनरली देखा गया है कि बैंक जो है शेयर मार्केट के लिए लोन देने में हिचकिचाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क है। अगर मान लीजिए शेयर मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिर गई तो उस केस में जो है इतना आसान नहीं होगा उनके लिए उस लोन को पे कर पाना, तो ये एक हमेशा रिस्क बना रहता है। तो लेकिन क्योंकि अगर ऐसा होगा उन्हें लोन नहीं मिलेगा तो मार्केट मेकर ज़्यादा नहीं होंगे, और मार्केट मेकर्स नहीं होंगे तो जो मीडियम और स्मॉल साइज़ की कंपनी है उन्हें अपना आईपीओ लाने में उन्हें बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट मेकर्स अवेलेबल हो और ये छोटी सी मीडियम साइज़ कंपनी है वो शेयर बाज़ार से अपना पैसा उठा सकें। नेक्स्ट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। इन सजेशंस के अलावा जो ये रिकमेंडेशंस हमने जैसे डिस्कस की, ये सारी श्री जीपी गुप्ता की कमेटी की रिकमेंडेशंस थी। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टाइप्स ऑफ मार्केट मेकिंग। टाइप्स ऑफ मार्केट मेकिंग में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कंपल्सरी मार्केट मेकिंग। कंपल्सरी मार्केट मेकिंग क्या है? देखिए, कंपल्सरी मार्केट मेकिंग के अंदर जैसे नाम है कंपल्सरी, यानी कि ये तो मार्केट मेकिंग करनी ही करनी पड़ेगी। देखिए, इशू का जो स्पॉन्सर होता है उसे पब्लिक ट्रेडिंग से कम 3 साल तक, अगले 3 साल तक जो है मार्केट मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना होगा, उसे कंपल्सरी मार्केट मेकिंग कहते हैं। मार्केट मेकिंग से रिलेटेड जितने भी रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो स्पॉन्सर की होगी, यानी कि एक जब भी कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसका एक स्पॉन्सर होता है और स्पॉन्सर जो है उस एक्टिविटी को स्पॉन्सर करता है, उसकी देखभाल करता है। उसी स्पॉन्सर की ड्यूटी है कि वो मार्केट मेकिंग का काम करे कम से कम नेक्स्ट 3 ईयर्स तक। अगर वो चाहे भी कि वो मान लीजिए अगर मार्केट मेकर जो है या स्पॉन्सर है वो मार्केट मेकिंग का काम खुद ना करके किसी और से करवाता है, तब भी वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं बच सकता, क्योंकि फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसी स्पॉन्सर की ही रहेगी जिसने उस शेयर इशू को स्पॉन्सर किया है। स्पॉन्सर जो है जैसे ही मान लीजिए कंपनी की जो वो मार्केटिंग एक्टिविटी स्टार्ट करता है या स्पॉन्सरशिप लेता है, उसके 3 साल समाप्त होने के बाद ही जो है मार्केट मेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी से अपने आप को विड्रॉ कर सकता है, उससे पीछे हट सकता है, लेकिन वो भी तब अगर वो कम से कम कोई दूसरा जो है कंपल्सरी मार्केट मेकर जो है उस कंपनी को उस स्टॉक को अवेलेबल करा दे। मार्केट मेकर को जो है सिक्योरिटी को स्पॉन्सर करने के 3 साल में अगर मान लीजिए लगातार लॉस हो रहा है, कंटिन्यूस उसे कैश लॉस हो रहा है, तो वो जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेशन यानी कि अपने कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करने के लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर वो जिस कंपनी के शेयर्स के लिए काम कर रहा था वो दिवालिया हो गई, या उसकी खुद की कंपनी जो है वो इंसॉल्वेंट हो गई, दिवालिया हो गई, या फिर उस कंपनी का जो भविष्य है वही ख़त्म हो चुका है, तो नेचुरली बात है फिर तो मार्केट मेकिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वो टर्मिनेट हो जाएगी। सेकंड जो आता है वो आता है वॉलंटरी। वॉलंटरी मार्केट मेकिंग क्या होती है? देखिए, यदि मार्केट मेकर जो है या मार्केट मेकिंग का कोई मेंबर है, स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर है, वो वॉलंटरीली मार्केट मेकिंग के लिए खुद आता है तो उसे वॉलंटरी मार्केट मेकिंग कहते हैं। इनकी वो वॉलंटरीली करना चाहता है मार्केट मेकिंग।
अब क्योंकि वो वॉलंटरी करना चाहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वॉलंटरी करना चाहता है तो वो कभी भी मार्केट मेकिंग का काम बंद कर सकता है या कह सकता है कि नहीं मैं अब आगे नहीं करूँगा। उसे मार्केट मेकिंग शुरू करने से कम 3 महीने तक जो है लगातार टू वे क्वेट्स अवेलेबल करानी पड़ेंगी, और वो टू वे क्वेट्स उसे कंटिन्यू वो अवेलेबल कराएगा तो कम से कम 3 महीने तक, यानी 3 महीने से पहले वो विड्रॉ नहीं कर सकता। लेकिन जैसे हमने कहा टू वे क्वेट्स यानी कि बिड और ऑफर, लेकिन ऑफर प्राइस वो तभी दे सकता है, यानी कि सेल प्राइस तभी दे सकता है जब उसके पास उस पर्टिकुलर स्टॉक की एक स्पेसिफाइड क्वांटिटी हो। अगर उसके पास स्पेसिफाइड क्वांटिटी नहीं है तो केवल वन वे प्राइस ही करेगा, यानी कि बिड प्राइस तो देगा, ऑफर प्राइस नहीं देगा, क्योंकि उसके पास बेचने के लिए क्वांटिटी नहीं है। तीसरा और लास्ट आता है दैट इज़ द एडिशनल मार्केट मेकिंग। तो हमने पहला पढ़ा कंपलसरी, ये तो जरूरी है, इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। कम से कम कंपलसरी मार्केट मेकर तो हमें चाहिए ही चाहिए। वॉलंटरी कोई भी मेंबर जो है वो अपनी इच्छा से आगे आता है और उसे लगता है कि हाँ इस कंपनी के शेयर्स में बहुत ज़्यादा होते हैं ट्रेड और मुझे फ़ायदा भी मिलेगा, कुछ कमीशन भी अर्न कर पाऊंगा, कुछ प्रॉफिट भी अर्न कर पाऊंगा, तो वो खुद अपनी मर्जी से आगे आता है। और तीसरा होता है एडिशनल मार्केट मेकिंग। मान लीजिए ये दो से काम नहीं चल रहा है, बहुत लोग जो हैं वो स्टॉक बाय करना चाहते हैं, उनके पास क्वांटिटी नहीं है, तो एडिशनल मार्केट मेकर को भी अपॉइंट किया जा सकता है। एडिशनल मार्केट मेकिंग क्या है? स्पॉन्सर जो है वो पब्लिक ऑफरिंग की डेट से कम 1 वर्ष के लिए जो है एडिशनल मार्केट मेकर भी अपॉइंट कर सकता है। एडिशनल मार्केट मेकर जो है वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसा हमने बताया मैक्सिमम जो मार्केट मेकर हैं वो 5 हो सकते हैं, तो एक कंपलसरी हो गया, एक वॉलंटरी हो गया, इसके अलावा बाकी एडिशनल मार्केट मेकर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं मार्केट मेकिंग की एक्टिविटी को पूरा करने के लिए। तो दोस्तों आज हमने डिस्कस किया कि मार्केट मेकर्स क्या होता है, मार्केट मेकर्स की क्यों ज़रूरत होती है, वो किस तरीके की एक्टिविटी को क्रॉस करता है। जैसा कि हमने डिस्कस किया कि स्पेशली जो इलिक्विड स्टॉक्स होते हैं, जो इलिक्विड शेयर्स होते हैं, जिनमें बाय और सेल करने के लिए आसानी से बायर और सेलर नहीं मिलते, वहाँ पर मार्केट मेकर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।